हेलो स्टूडेंट, आज जो अपनी क्लास है नेक्स्ट वाली क्लास, तो कौन सी क्लास है अपनी? क्लास 7। कौन सी क्लास है? हिस्ट्री पार्ट 7। ठीक है ना। तो बाकी पिछली क्लास है, ये वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वहां देखने के बाद ये अपनी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है। हिस्ट्री में जो अपन पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तो सबसे पहली जो क्लास में मैंने बताया था आपको, हिस्ट्री को मेनली कितने भागों में बांटा था अपनों ने? तो हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? सबसे पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, या कहीं के प्राग भी आता है ना, इसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड वाला जो पार्ट था वो कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड वाला जो पार्ट था ये कौन सा था? ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। चलो, इसके बारे में मैंने विशेषता भी बताई थी कि यह ऐसा इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसमें नहीं अपने को लिखित जानकारी मिली है, जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे इसे। ठीक है। इसके बाद अपने को इसमें से लिखित जानकारी तो मिली है, लेकिन हम इतना डेवलप नहीं है कि इसकी जानकारी को पढ़ पाए। तो इसके बारे में लिखित जानकारी तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये चीजें अपनों ने पढ़ ली। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पूरा डिटेल पढ़ लिया है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर कर लिया है, पढ़ लिया है। यानी कौन सा पढ़ा? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ी? सभ्यताएं पढ़ी। क्या पढ़ी है? सभ्यताएं। ठीक है। सभ्यता में विश्व की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ी है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता पढ़ी है, रोम की सभ्यता पढ़ी है, स्पार्टा की सभ्यता पढ़ी है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो ये सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो पार्ट की बात आती है, तो ये कौन सा पार्ट है अपना? तो ऐतिहासिक पार्ट। इसकी क्या विशेषता थी कि इसके बारे में अपने को लिखित जानकारी भी है, और लिखित के साथ साथ में क्या है, उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो इसको देखते हैं। ऐतिहासिक, हाँ ठीक है ना, पूरा व्यवस्थित कॉलम बना रहा हूं उसका अलग से। देखो, तो इतिहास के बारे में अपने को जो स्रोत मिले हैं वो मेनली कितने प्रकार के मिले? तो अपन इतिहास के हिसाब से, स्रोतों के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला जो बांटेंगे वो बांटेंगे पुरातात्विक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत होगा? यानी इतिहास के बारे में अपने को लिखित जानकारी मिली है, तो लिखित जानकारी को भी अपने 3 भागों में बांट रहे कि अपने को जो भी मिला इतिहास के, तो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। उसके बाद कुछ यदि अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? तो विदेशी यात्रियों के द्वारा। विदेशी यात्रियों के द्वारा, विदेशी यात्रियों के द्वारा। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि इब्न बतूता आया था, मेगस्तनीज आया था। तो ये ऐसे कोई विदेशी यात्री वगैरह आए थे, तो इन्होंने अपने क्या है, ग्रंथ वगैरह लिखे, तो वहां से भी अपने को भारत की जानकारी मिलती है कि अपने इतिहास में क्या क्या चीज हुई है। ठीक है। चौथी बात देखें तो साहित्य। क्या है? साहित्य से भी अपने को पता चलता है कि अपना इतिहास कैसा रहा है। ठीक है। चलो, अब पुरातात्विक स्रोत जो देखें, तो पुरातात्विक स्रोत में भी किन चीजों को रखते हैं, या किन चीजों को अपना इंडिया में पाई गई है, और क्या क्या चीजें। तो पुरातात्विक स्रोत में देखें तो यहाँ पर भी अपन 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो बांट लेंगे अपन सिक्कों में, कि यानी अपने को विभिन्न समय समय पर, अलग अलग समय समय पर अलग अलग सिक्के मिले जो अपने इतिहास का अध्ययन करने के लिए अपने सही जानकारी साबित हुई। इसके बाद इसी में देखें तो अभिलेख वगैरह भी मिले, अभिलेख भी मिले। ठीक है ना। अभिलेख देखेंगे कि कौन सा अभिलेख किस समय था, उस समय से उस काल की या उस समय की अपने को जानकारी मिलती है। जैसे अशोक का शिलालेख हो गया, जूनागढ़ अभिलेख हो गए, ये सारी चीजें अपने को यहाँ से। विदेशी यात्रियों की बात करें तो इसमें से इंडिका एक प्रमुख पुस्तक है, जो मेगस्तनीज की, वहां से अपने को पता चलता है कि अपना इतिहास कैसा वगैरह रहा है। ठीक है। एक रेहला बुक है, इससे अपने को पता चलता है। बहुत सारे विदेशी यात्री है जो अपन 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है ना। तो आज जो अपना पार्ट रहेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा कि अपने को सिक्के और अभिलेख कौन कौन से मिले और कहां से मिले। ठीक है ना। साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी अपने को 2 तरह के मिले। कैसे? साहित्य में 2 तरह के मिले, तो वो कैसे मिले? एक तो धार्मिक मिले, कुछ धार्मिक साहित्य भी मिले अपने को, यानी जिसमें धर्म से रिलेटेड जानकारी है। और कुछ साहित्य ऐसे भी मिले जो गैर साहित्य हो, गैर धार्मिक हो। कैसे हो? गैर धार्मिक हो, यानी जो धर्म से रिलेटेड हो, उन साहित्य से भी अपने को इतिहास के बारे में पता चलता है, और गैर धार्मिक के बारे से भी अपने को साहित्य के बारे में पता चलता है। ठीक है ना। धार्मिक की बात करें तो धार्मिक वाले भी अपन देखेंगे और गैर धार्मिक भी देखेंगे। ठीक है। चल, इसको भी मैं 2 भागों में बांट देता हूँ। देखो, धार्मिक की बात करें तो धर्म भी उस टाइम पे किस तरह टाइप से डिवाइड था, तो धर्म की बात करें तो ये भी उस टाइम में। ठीक है। तो इसको मैं इधर बांट रहा हूँ पार्ट में। एक है उस टाइम का हिंदू धर्म, तो हिंदू को बोलते थे ब्राह्मण धर्म। कौन सा? ब्राह्मण धर्म। यानी जो हिंदू या ब्राह्मण से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ वगैरह, हिंदू वगैरह से जितने भी रिलेटेड ग्रंथ वगैरह मिले, तो उनकी सारी ऐतिहासिक घटना कहाँ में रहेगी? ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है।
और जिसमें धार्मिक नहीं रहेगा, यानी जो सॉरी धार्मिक के अंदर पढ़ रहे थे ब्राह्मण, और एक और कौन सा हो जाएगा, गैर ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा, गैर ब्राह्मण, ठीक है ना। इससे अपने को बात ये मिली है। इसके बाद गैर धार्मिक की बात करें तो ऐसे बहुत सारे साहित्य वगैरह मिले, जैसे अर्थशास्त्र हो गया जिसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं था, कादम्बरी हो गया, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऐसे कुछ नाटक वगैरह जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो एक बार मैं इसका पूरा व्यवस्थित फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, वो देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या पूरा बनाते, एक काम करते पूरा बनाते हैं ना। हिस्ट्री, सबसे पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। सेकेंड पार्ट कौन सा हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। ये दोनों अपने पढ़ लिया, अब इसको अपन बांट रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। इसको यदि बांटे तो ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में, तो 3 भागों में अपन बांट रहे। कौन कौन सा, तो पहला तो हो जाएगा अपना पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। सेकंड हो जाएगा, सेकंड कौन सा पार्ट है, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा अपना कौन सा, विदेशी यात्रियों द्वारा, ये विदेशी तथ्य, ठीक है। थर्ड हो जाएगा साहित्य, कौन सा हो जाएगा, साहित्य। इन चीजों से अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें भी अपन 2 तरीके के देखेंगे। एक कौन कौन सा, एक पहला देखेंगे अभिलेख, किन अभिलेख से किन राजाओं के या किस समय की अपने को जानकारी मिलती है, और दूसरी सिक्के, सिक्कों वगैरह से भी पता चलता है कि किस समय किसका शासन था और किस टाइम की वहां पर अर्थव्यवस्था वगैरह हुआ करती थी। विदेशी यात्रियों की बात करें तो इसमें से इंपॉर्टेंट वगैरह बहुत सारे वैसे, पर एक दो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, ठीक है, या फिर उसी उसका नाम लिख देते हैं ना विदेशी का, मेगास्थनीज हो गया, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने किस बुक, उसकी बुक कौन सी थी, तो इंडिका हो गया, ठीक है। जैसे इंडिका हो गया, इस प्रकार से बहुत अन्य विदेशी यात्री थे जो आए थे और उन्होंने अपने यहाँ से बुकें वगैरह लिखी थी और वहां से अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। इसी के बाद थोड़ा देखें तो साहित्य, कौन सा, साहित्य। अब साहित्य में भी देखें तो इसमें भी 2 प्रकार के थे। किस प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। एक तो थे कौन से थे, धार्मिक थे, और एक कैसे थे, गैर धार्मिक, यानी जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो थे धार्मिक साहित्य थे, और कुछ कैसे थे, तो कुछ थे धार्मिक थे और कुछ कैसे थे, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक की बात करें पहले तो ऐसे साहित्य जैसे मान लो अर्थशास्त्र हो गया, जो धर्म से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। इसके बाद एक अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कौन सा हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, शकुंतलम, ठीक है। इसी के बाद धार्मिक की बात करें तो धार्मिक में भी 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो उस टाइम का जो हिंदू धर्म था तो ब्राह्मण बोलते हैं ना, तो ब्राह्मण धर्म, और एक और कौन सा हो जाएगा, गैर ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा, गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में यानी हिंदुओं को छोड़कर सभी। इसी के बाद और देखें तो अपने को और क्या क्या मिले, तो ब्राह्मण में भी यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड देखें तो इसमें से अपने को क्या मिले, वेद मिले, और क्या मिले, उपवेद मिले, और क्या क्या चीजें मिली है, तो वेदांग मिले, ठीक है। वेद मिले, उपवेद मिले, वेदांग मिले, उपनिषद मिले, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को कहाँ में मिलेगी, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर देखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो तो पूरे इतिहास को लिखित स्रोत के हिसाब से इतने भागों में अपन बांटते हैं। कैसे, कि पुरातात्विक स्रोत हो गया, विदेशी यात्री हो गया, और साहित्य हो गया। साहित्य को भी 2 भागों में बांट रखा है, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है ना। गैर धार्मिक में ऐसी चीजें जो धर्म से कोई लेना देना नहीं, जैसे अर्थशास्त्र अपने को पता चलता है, अभिज्ञान शकुंतलम से कुछ चीजें अपने को पता चलती है। इससे 1 बाय 1 जैसे कोई गुप्त काल आएगा, मौर्य काल आएगा, ये जैसे जैसे काल आते जाएंगे और अपन वहां पर देखते जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखें तो धार्मिक में कौन से, इसको भी अपन 2 भाग में बांट सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, और गैर ब्राह्मण में भी अपन लोग देखेंगे। चलो तो आज जो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें इन दोनों को अध्ययन करेंगे, किनका, पुरातात्विक स्रोत का।
तो देख लेते हैं पहले अभिलेख क्या होता है और अभिलेख के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, पुरातत्व के अंदर अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी, है ना, एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। चलो, अब अभिलेख होता क्या है, तो किसी भी कठोर वस्तु पर खोद कर लिखा गया, ठीक है ना, किसी भी कठोर वस्तुओं पर खोद कर लिखा गया, क्या कहलाता है, अभिलेख। अब बहुत अलग अलग, अगर पत्थर पे लिखा आपने तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, किसी खंबे पे लिखा है तो वो अलग हो जाएगा, किसी दीवार पर लिखा है तो वो अलग हो जाएगा, तो इसमें अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। चलो, तो ये भी कितने, सबसे पहला देखिए तो शिलालेख हो गया। कौन सा हो गया, शिलालेख। शिलालेख मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, पत्थर पे लिखा गया लेख, पत्थर पर खोद कर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा, शिलालेख। इसके उदाहरण देखिए, या ये देखिए तो इसमें अशोक के अभिलेख बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद जैसे जूनागढ़ हो गया। बाकी ये कहाँ पर डिटेल में, तो जैसे जैसे हम लोग इतिहास में एंट्री करेंगे, जो राजा आता जाएगा, जिस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, स्तंभ लेख। कौन सा, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी स्तंभ पर या खंबे पर खोद कर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा, स्तंभ, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो देखिए तो तीसरा होगा गुफालेख। गुफा यानी किसी गुफा के अंदर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा, गुफालेख कहलाएगा, सिंपल सा फंडा। उसके बाद चौथा है भित्ति लेख क्या होगा, तो किसी दीवार, भित्ति यानी दीवार पर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा, भित्ति लेख कहलाएगा। इन चारों को मिक्स रूप से क्या बोल सकते हैं, या तो आप इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर कहो, या इसी में क्या कहो, अभिलेख कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। यानी जैसे हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख हो गए, ठीक है, तो अशोक के अभिलेख में शिलालेख भी अपने को देखने को मिलेंगे, स्तंभ लेख भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़े लेवल पे बोलना है तो बड़े लेवल पे कैसे बोल दोगे, अभिलेख हो गया। अगर और डीप में देखोगे तो क्या हो जाएगा, शिला पर लिखा, पत्थर पे लिखा, शिलालेख हो गया, खंबे पे लिखा क्या हो जाएगा, स्तंभ लेख हो गया, ठीक है। इसके बाद किसी गुफा वगैरह पे लिखा क्या हो जाएगा, गुफा लेख हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, किसका भित्ति लेख फेमस है, किसका गुफा लेख फेमस है, कहाँ की गुफा लेख फेमस है, कहाँ के शिलालेख, किस शिलालेख में क्या जानकारी मिली है, किस राज्य में, किस जगह पर है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, इसके बाद ये देख लिया। अब इसमें कौन सा देख लिया अपनों ने, अभिलेख वाला पोर्शन देख लिया है कि अभिलेख बोलते किससे और कितने प्रकार के होते हैं। बाकी जैसे जैसे अभिलेख आते जाएंगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलो नेक्स्ट कौन सा है, सिक्का। कौन सा देखते हैं, सिक्का कोई, तो अलग अलग वंश में अलग अलग सिक्के हुए। सबसे पहले तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है ना। चलो, अब सिक्के क्या है, किस वंश में कौन से सिक्के मिले और क्या क्या इसकी ऐतिहासिक स्रोत रहे, ठीक है ना, तो वो अपने को देखने। तो सबसे पहले इतिहास को थोड़ा पहले बिल्कुल व्यवस्थित देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, उस टाइम पे कोई सिक्कों का वर्णन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा था, सिंधु सभ्यता था। तो सिंधु सभ्यता में अपने जो सिंधु सभ्यता में जो सिक्के देखने को मिलते हैं वो कौन से सिक्के देखने को मिले थे, बताया था, ठीक है ना, मैंने बताया भी था सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में अपने को जो सिक्के जो मिले हैं, देखने को मिले हैं, जहां से अपन सिंधु सभ्यता के बारे में व्यापार वगैरह का पता लगा सकते थे, कौन से मिले थे, तो यहाँ पे मिले थे टेराकोटा के। किसके मिले थे, टेराकोटे के। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु सभ्यता वाले सिक्के कौन से थे, तो कौन से सिक्के थे, टेराकोटा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, फिर इसके बाद वैदिक काल आएगा, वैदिक काल के बाद वंश आएंगे। तो इसके बाद वैदिक काल में कोई इतने व्यवस्थित सिक्के वगैरह नहीं मिले, तो इसके बाद आते हैं हम लोग मौर्य वंश पे। कहाँ आते हैं, मौर्य वंश। मौर्य वंश भी काफी लंबा चलेगा, लेकिन इसमें जो सिक्के वगैरह यूज करते थे वो कौन से सिक्के यूज करते थे, तो ये अपने को पता होना चाहिए, आहत सिक्के। कौन से सिक्के, आहत सिक्के, या फिर इन्हीं को बोलते पंचमार्ग सिक्के। क्या बोलते हैं, पंचमार्ग सिक्के, या इन्हीं को बोलते पर्ण सिक्के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य वंश, और डिटेल में अपने को कहाँ पता चलेगा, जब आप स्पेशल मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश में अशोक ने कौन से सिक्के चलाए थे, ठीक है, किसने क्या चलाए थे, किस अलग अलग नाम से चलाए थे। बस आपको ये थोड़ा थीम दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये मौर्य वंश से रिलेटेड ऐसे सिक्के हैं, यहाँ से अपने को जानकारी मिलती। इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कौन से, इसके बाद है सातवाहन वंश। कौन से, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे,
तो इन्होंने सीसा के सिक्के चलाए थे। कैसे सिक्के चलाए थे? सीसा के सिक्के चलाए थे। तो ठीक है ना। तो और इसमें अपन सातवाहन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे सातवाहन में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए हैं। ठीक है, सातवाहन में प्रतापी राजा कौन था, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, तो वो आगे देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो आता है हिंद यूनानी। कौन से? हिंद यूनानी, या इन्हें इंडो ग्रीक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक इन्होंने क्या करा था? तो इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। काय के चलाए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए थे? तो किसने चलाया था? इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी ने चलाए थे। ठीक है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अपन पढ़ेंगे कि हिंद यूनानी कहाँ से आए थे, इन्होंने भारत में किस पे आक्रमण करा और किस पे ये वगैरह करा था। इसके बाद हिंद यूनानियों के बाद में आए थे कुषाण वंश आया था। कौन सा आया था? कुषाण वंश। तो कुषाण वंशों ने यानी कुषाणों ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने देखो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी ने। लेकिन पूछ ले कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण वंश ने चलाए थे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो कुषाण वगैरह के बाद में आता है गुप्त वंश। कौन सा आ जाता है? गुप्त। अब गुप्त वंश भी काफी बड़ा चला था। ठीक है ना, गुप्त वंश भी काफी बड़ा चला था। तो इसमें अपन वन बाय वन अलग अलग नहीं देखेंगे। जब स्पेशल गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा चलाया था, स्कंदगुप्त ने कौन सा चलाया था, समुद्रगुप्त ने कौन सा चलाया था, प्रथम राजा कौन था। लेकिन यहाँ अपन पूरा थीम देख लेते कौन कौन से। तो यहाँ पे क्या है, देखो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और इन्होंने अत्यधिक सोने के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? अत्यधिक बोले तो बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त वंश को शासकों ने चलाए थे। और किस राजा ने चलाए थे तो वो हम गुप्त वंश स्पेशल में देखेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि ज़्यादा सोने का यूज़ करेंगे तो वो तो क्वालिटी बिगड़ेगी। सही, क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों एक साथ रेयर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये पॉसिबल है। तो अत्यधिक सोना चलाएगा तो इसी को बोल सकते हैं अशुद्ध सोने के सिक्के। अशुद्ध सोना के सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है ना। जब यहाँ पर अत्यधिक सोना तो कुछ ना कुछ मिलावट कर दे। तो इसी काल में, गुप्त काल में ही चांदी के सिक्के चले थे। काय के सिक्के चले थे? चांदी के सिक्के चले थे। ठीक है, इसी की मैं बात करें तो यहीं पर मयूर सिक्के चले थे। कौन से सिक्के चले थे? मयूर सिक्के यहीं चले थे। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अत्यधिक सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, मयूर सिक्के, ये सारे किसने चलाए थे? तो ये गुप्त वगैरह ने चलाए थे। बाकी गुप्त वंश डिटेल में देखेंगे तो वहाँ अपने को वो डिटेल में पता चलेगा। इसके बाद हुमायूं की बात करें। किसकी बात करें? हुमायूं की। तो हुमायूं ने भी एक फेमस सिक्का चलाया था। ठीक है ना। तो कौन सा सिक्का चलाया था? तो चमड़े का सिक्का। किसका सिक्का चलाया था? चमड़े का सिक्का। किसने चलाया था? हुमायूं ने चलाया था। चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो हुमायूं ने चलाया था। ठीक है ना। चलो इसी के बाद देखेंगे तो भारत में पहला रुपया है ना, इसी ने चलाया था। कौन था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने। देखो इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कहाँ पे, कैसे? इसको थोड़ा छोटा करते और देखते हैं। 3 प्रकार के कैसे? तो इसने 3 प्रकार के सिक्के कैसे चलाए थे? तो सबसे पहली बात तो इसने रुपया चलाया था। कैसा चलाया था? रुपया। रुपया। लेकिन रुपया जो था ये मध्य वर्ग के लिए क्या था? किसके लिए था? मध्यम वर्ग वालों के लिए। मध्यम वर्ग वालों के। लेकिन इसके समय में यानी इनके कार्यकाल में जो गरीब लोग हुआ करते थे, ठीक है ना, तो ये रुपया था मध्यम वर्ग। काय का बना हुआ करता था? तो ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। काय का बनता था? चांदी का सिक्का हुआ बनता। लेकिन इन्हीं के समय में जो गरीब वगैरह लोग हुआ करते थे तो उनके लिए जो सिक्का चलाया था उन्हें बोलते थे दाम। क्या बोलते थे? दाम। किन वर्ग के लिए चलाया था? तो गरीब वर्ग के लिए चलाया था। किस धातु का था? तो ये तांबे का था। ठीक है ना। जब गरीब वगैरह कोई भी जैसे वर्ग की बात करें इसमें थोड़ा ज़्यादातर देखने को गरीब वर्ग मिलता है। ठीक है ना। चांदी खरीद पाना है, गरीब वर्ग हो गया, चांदी खरीद पाना इतना वो नहीं हो पाता है। चलो इसी में जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके लिए अशर्फी चलाई थी। क्या चलाई थी? अशर्फी। ये किन के लिए चलाई थी? तो ये अमीर वर्ग के लिए। और किसकी हुआ करती थी? तो ये सोना की हुआ करती थी, सोने की हुआ करती थी। ठीक है ना। तो अपने ये पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी ने क्या चलाए थे? दाम शेरशाह सूरी ने चलाया था, गरीब वर्ग के लिए तांबे का था। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था, ये मध्यम वर्ग के लिए चांदी का था। ठीक है ना। अशर्फी किसने चलाई थी? तो ये भी शेरशाह सूरी ने चलाई थी, अमीर वर्गों के लिए सोने वगैरह की हुआ करती थी। देखो तो ये अपनों ने पढ़े, अपनों ने देख लेते एक बार थोड़ा सा जूम करके।
ठीक है। तो सिक्कों से भी अपने को साहित्य का या इतिहास का अध्ययन करने में सुविधा मिलती है। देखो अपन क्या पढ़ते इतिहास में, जब अपने लिखित स्रोत मिले हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं, तो इन ये सिक्के क्या लिखित मिले हैं और इनसे अपने को पता चल जाता कि इस राजा के समय ये सिक्का हुआ करता था, यहाँ अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही होगी, या फिर इनका शासनकाल में ऐसा रहा होगा, या फिर इनके विदेशों से कैसे संबंध रहे होंगे। जो सिंधु सभ्यता में अच्छा देखा अपनों ने कि फारस क्या है, अपने को फारस से विदेशी व्यापार होने का वो पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि फारस के सिक्के कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता मिले थे, ठीक है ना। चलो, तो सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के चले थे? टेराकोटा चले थे। इसके बाद मौर्य वंश में कैसे चले थे? आहत या पंचमार्क या पर्ण चले थे। इसके बाद देखें तो सातवाहन वंशों में कैसे चले थे? शीशे के सिक्के चले थे, ठीक है। इसके बाद हिंद यूनानियों की बात करें तो इन्हें पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद देखिए तो कुषाणों ने कहा कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसी के बाद देखिए तो गुप्त काल में बहुत ज़्यादा अलग अलग राजा हुए, तो उन्होंने भी अलग है ना, इसको गुप्त काल को, इसको प्राचीन युग का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। वो आगे देखेंगे उसमें स्पेशल में। अत्यधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, चांदी के सिक्के गुप्त वंश ने चलाए थे, मयूर सिक्का गुप्त वंश ने चलाए थे। इसी के बाद नेक्स्ट देखिए तो हुमायूं ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो चमड़े का सिक्का किसने चलाया? हुमायूं ने चलाया। शेरशाह सूरी ने भी 3 प्रकार के सिक्के चलाए, मध्यम वर्ग के लिए अलग, गरीब वर्ग के लिए अलग और अमीर वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग के लिए कौन सा था? ये वाला, ये रहा, रुपया हो गया मध्यम वर्ग के लिए चांदी के, ठीक है। गरीब वर्ग के लिए दाम चलाए थे, तांबे के हुआ करते थे। अशर्फी किन के लिए होती? अमीर वर्ग के लिए। चलो, तो कौन सा देख लिया अपनों ने? देखो ये वाला ऐतिहासिक के अंदर अपनों ने अभिलेख देख लिए और क्या देख लिए? सिक्के देख लिए। अभिलेख में कितने प्रकार के अभिलेख देखे? 4 प्रकार के। बाकी कौन सा अभिलेख कहाँ पर है और किस राजा का ये अपन अगले वीडियो में अगले वीडियो मतलब जैसे मौर्य वंश चल रहा है तो कौन सा राजा फेमस था, कौन सा अभिलेख फेमस है तो वहाँ देखेंगे। गुप्त से रिलेटेड कोई अभिलेख आ गया तो वहाँ देखेंगे, ठीक है ना। बाकी दिल्ली सल्तनत में कोई अभिलेख आ गया तो वहाँ देखेंगे, मुगलों में कहीं अभिलेख आ गए तो वहाँ देखेंगे। इसके बाद सिक्के देखिए तो सिक्कों अभी अपनों ने एक थीम बना ली है कि गुप्तों में ये सिक्के आए थे, मौर्यों में ये सिक्के आए थे, सातवाहन ने ये सिक्के चलाए थे, शेरशाह सूरी ने ये। तो बाकी और डिटेल से जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे वैसे पढ़ेंगे। इसके बाद कल जो अपनी क्लास रहेगी उसमें देखेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे और उनकी कौन कौन सी बुकें थी और उनसे कैसे भारत का इतिहास पता चलता है ना, इंडिया का इतिहास पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपने को साहित्य देखना है, ठीक है ना। ये खत्म होने के बाद जैसे ये सारा कुछ खत्म होगा, इसके बाद अपना प्राचीन भारत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने को राजा को पढ़ना है, जनपद, महाजनपद खत्म होगा, फिर गुप्त वंश आएगा, गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, फिर अपन मध्यकाल में एंट्री कर जाएंगे। ऐसे करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या धीरे धीरे करके पढ़ना है। हो सकता है हिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि याद नहीं होंगे, तो अगर आप कम देखोगे, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखोगे, तो ऐसे आप लोग यदि डेली देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होता जाएगा। ये सारा आपको PDF में मिल जाएगा। तो एक बार आपको क्लास पे देख लेना है और एक बार PDF में पढ़ लेना है, ठीक है ना। और रिवीजन वगैरह साथ के साथ करते रहना है। अगर आप लोग को कितने अच्छा याद हो गया और रिवीजन वगैरह नहीं करते हो तो आप कितने अच्छा पढ़ रहे हो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।